तो अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। टॉपिक का नाम क्या है? रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस टॉपिक को अगर आप दूसरे नाम से भी जानना चाहते हो तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी बोल सकते हो। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस या फिर रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये पूरा जो चैप्टर है इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। और पार्ट बी में हम क्या पढ़ेंगे? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब इस चैप्टर में एंट्री करने के पहले मेरे को आप लोगों से एक चीज पूछना है, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंशियल स्टेटस? क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस? इसको हिंदी में निवास स्थिति बोलते हैं। हमारे देश में वो मतलब वो कितने तो वो हमारे देश में मान्यता रखता है। कोई पर्सन का रेजिडेंस स्टेटस क्या है, मतलब कि वो किस कंट्री का है और किस कंट्री का रेजिडेंट है, और इसके देश में वो टैक्स पेपर होगा। देखो, आप लोग गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रैच से। सबसे पहली बात आप लोगों को ये एकदम क्लियर रखना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट सिटीजनशिप। नहीं होती रेसिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप को हिंदी में बोलते हैं नागरिकता, कि आप कहाँ के नागरिक हो। और रेसिडेंशियल स्टेटस का हिंदी में मतलब होता है निवास स्थिति। कोई इंसान किसी कोई इंसान या कोई व्यक्ति जो है किसी देश का नागरिक कब बनेगा? या तो वो इंसान उस देश में पैदा होगा, या फिर उस देश के कुछ कानून होंगे, नियम होंगे, उसका पालन कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? वहां का सिटीजन बन जाएगा। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना, ये इकोनॉमिक टर्म है, ये लीगल टर्म है। लीगल टर्म समझते हो? सिटीजन है कि नहीं वहां की लीगल टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। और रेसिडेंशियल स्टेटस जो बात करता है ये इकोनॉमिक टर्म है। तो इनकम टैक्स के लिए हम क्या देखते हैं? सिटीजनशिप देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। तो ये चीज आपको एकदम पहले दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। मेरा बोलने का मतलब है कोई इंसान कहीं का भी सिटीजन रहे, कोई पर्सन अगर कहीं का भी सिटीजन रहे, मैटर नहीं करता, वो कहीं और का रेसिडेंट हो सकता है। आप इंडिया के सिटीजन हो, क्यों? इंडिया में पैदा हुए हो, 5 साल कंटिन्यू छोड़ दो इंडिया, जाके शिफ्ट हो जाओ अमेरिका, आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट कहलाओगे और कहाँ के रेसिडेंट बन जाओगे? अमेरिका के रेसिडेंट कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आप पैदा यहां हुए, सिटीजन यहां के हो, लेकिन आप रहते यहां नहीं हो। आगे मेरी बात समझ में? अब तो हम पढ़ क्यों रहे हैं ये चैप्टर? हमारे सिलेबस में डाला क्यों गया इस चैप्टर को, रेसिडेंशियल स्टेटस? उसके लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो लोगों की इनकम पर चार्ज किया जाता है। लोगों की इनकम पर टैक्स लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। टैक्स लेता कौन है हमसे? गवर्नमेंट लेती है। सिंपल सी मीनिंग है कि लोगों की इनकम पर, लोगों मतलब बोलने का मतलब पर्सन की इनकम पर जो गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है उस टैक्स को इनकम टैक्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या किसी से भी जाके इनकम टैक्स ले लेगी? अमेरिका में बैठा है आदमी, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, किसी और देश में बैठा है, बोलेगी तुम इनकम कमा रहे हो, दो हमको टैक्स? इंडिया की गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? इंडिया की गवर्नमेंट का टैक्स वसूलने का एक कवरेज क्षेत्र है। अगर आप हमारे कवरेज क्षेत्र में आते हो तो ही हम आपसे टैक्स ले पाएंगे, मतलब गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। और अगर आप हमारे कवरेज क्षेत्र में नहीं आते तो हम आपसे टैक्स नहीं वसूल सकते। तो ये कवरेज क्षेत्र जो मैं एक समझाने के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कवरेज क्षेत्र आप मत लिख देना आंसर आंसर में। कवरेज क्षेत्र मतलब यही रेसिडेंशियल स्टेटस है कि कौन उसके दायरे में आता है। कोई भी किसी से भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट किसी से भी नहीं वसूल सकती, जो उसके स्कोप में आता है, जो उसके क्या बोलते हैं फंदे में आता है, उसी से ही गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स ले सकती है। और किस पर लेगी टैक्स? इनकम पर। तो इनकम कैलकुलेट करने के 5 हेड है, तो जब हम पांचों हेड पढ़ेंगे तो इनकम कैसे कैलकुलेट करना बता दूंगा मैं आप लोगों को। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किससे टैक्स लेगी और किससे टैक्स नहीं लेगी, उसकी बात चल रही है। किसको छोड़ना है और किसको लेना है।
तो रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली इसी बारे में बात करता है। ठीक है, अब पता कैसा चलेगा सामने वाले का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? पता कैसे चलेगा कि सामने वाले का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? क्योंकि उसी के बेस पर ही तो गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट ए। उसके बाद अपन देखेंगे क्या? स्कोप ऑफ टोटल इनकम पार्ट बी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है समझो। आप लोगों को पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप लोगों ने समझा होगा कि जो पर्सन होते हैं, पर्सन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है एचयूएफ, एक होता है कंपनी, एक होता है पार्टनरशिप फर्म, एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक होता है लोकल अथॉरिटी और एक होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। 8 प्रकार के पर्सन होते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन करना है ना अगर आपको, तो 8 पर्सन के लिए अलग अलग नियम चलता है। तो मैं एक एक करके सबका डील करते जाऊंगा। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? इंडिविजुअल की। हम अभी पार्ट ए में, पार्ट बी में क्या है हम अभी इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। पार्ट ए में हम अभी सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल्स की। उसके बाद हमारे पास आएगा क्या? इंडिविजुअल का रूल सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? एचयूएफ की। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कंपनीज की। उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? फर्म, एओपी और बीओआई की। उसके बाद बात करेंगे किसकी? लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन की। ठीक है, 8 प्रकार के पर्सन की बात तो करेंगे, लेकिन मत चालू करो भैया कूलर, पानी बह रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर डिटेल में अपने को पढ़ना है कुछ तो इंडिविजुअल्स का ज्यादा है, उसी में सबसे ज्यादा रूल है। और बाकी जितने पर्सन है ना वो उतने ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर पर चलूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लोकल अथॉरिटीज और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ये कैसे पता चलेगा कि वो लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो है वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस जो होती है ना बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है रेसिडेंट और दूसरी होती है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट और दूसरी क्या होती है? नॉन रेसिडेंट। हमको पता कैसे चलेगा कि कोई लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? उसकी बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देता है तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। तो बेसिक कंडीशन क्या लिखिए, पढ़ो। इफ control and management of their affairs is wholly or partly in India। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट समझते हो ना, उससे रिलेटेड डिसीजन, उसका स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो भी होता होगा, कंट्रोल मैनेजमेंट वाला जो काम है वो पूरा पूरा इंडिया में हो रहा है या थोड़ा बहुत इंडिया में हो रहा है? होली मतलब पूरा पूरा इंडिया में या फिर थोड़ा बहुत इंडिया में हो रहा है? तो हम क्या मानेंगे कि उसने कंडीशन पूरी कर दी तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। और कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। बस इतना ही रूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको बोला जाएगा लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, तो आपको देखना पड़ेगा उसकी क्या? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा तो रेसिडेंट, बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? कंट्रोल मैनेजमेंट देखना है, कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेसिडेंट, और नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट, फर्म, एओपी और बीओआई। फर्म, एओपी और बीओआई रेसिडेंशियल स्टेटस। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर इज होली और पार्टली इन इंडिया तो क्या बन जाएगा ये? और ये क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। सेम है लगभग, अभी जो अपन ने पढ़ा वही तो था। यहाँ पे भी कंट्रोल मैनेजमेंट देखना है, होली या पार्टली इन इंडिया है कि नहीं है तो रेसिडेंट, और नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा, फर्म में जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। और एओपी और बीओआई में जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स। तो इंडिविजुअल पार्टनर या मेंबर की क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है? वो इममटेरियल है। वो क्या है?
इममटेरियल है। इंडिविजुअल पार्टनर या मेंबर की जो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो इममटेरियल, मतलब पार्टनर नॉन रेसिडेंट है मैटर नहीं करता, फर्म का हमको कंट्रोल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। फर्म का कंट्रोल मैनेजमेंट होली या पार्टली इन इंडिया है तो रेसिडेंट, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद बात करते हैं कंपनीज की। कंपनीज एक बार रीड करो इसको। रीड करो। तो कंपनियों का रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, चलो क्या बोलती है। कंपनी भी कितने प्रकार की रेसिडेंट हो सकती है, एक रेसिडेंट हो सकती है, दूसरी नॉन रेसिडेंट हो सकती है। तो यहां पर इसकी बेसिक कंडीशन अपने को देखनी पड़ेगी, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि हर चीज अगर एक साथ आप सोचना चालू कर दोगे ना तो आप सेक्शन में उलझ जाओगे, फिर मेन जो काम की चीज है वो नहीं कर पाओगे, है ना। तो अभी सेक्शन को ध्यान मत दो। बेसिक कंडीशन, कंपनियों की बेसिक कंडीशन है ना दो होती, जैसे अभी तक अपन ने देखा कितनी बेसिक कंडीशन थी, एक थी, वो फुलफिल हुई तो रेसिडेंट, नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। लेकिन कंपनियों की रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है वो दो होती है। क्या होती है उसको छोड़ो, पहले फुलफिल कैसे करना है उसको देखो। पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है और दूसरी भी हो जाती है तो क्या बनेगा, वो कंपनी क्या बन जाएगी, रेसिडेंट। पहली हो रही है दूसरी नहीं हो रही है तो भी वो क्या कहलाएगी, पहली नहीं हो रही है दूसरी हो रही है तो भी वो क्या कहलाएगी, रेसिडेंट। ये तीनों केस में रेसिडेंट ही कहलाएगी। लेकिन अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तभी वो क्या बनेगी, नॉन रेसिडेंट। तो बेसिक कंडीशन है क्या है, इफ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, अगर वो कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी नहीं होगा तो डोमेस्टिक कंपनी वर्ड लिखा हुआ होगा, याद रहेगा कि लिख दूं यहां पे। अगर वो कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी है या फिर डोमेस्टिक कंपनी है। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया, उस कंपनी का इफेक्टिव मैनेजमेंट का जो प्लेस है वो कहाँ है, इंडिया में है। तो अगर ये दोनों में से कोई एक या फिर दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो बनेगी रेसिडेंट, और एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्या बन जाएगी, नॉन रेसिडेंट। इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ये याद है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है, उसका भी प्रॉपर एक फॉर्मेट है, ये उसका फॉर्मेट है। मैं समझाऊंगा कि आंसर आपको 5 स्टेप में देना रहता है ना। ये तो मेनली इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए मैंने किया ऐसा, बाकी आपको लिखना इसी पैटर्न में है। आप लोग बोलते हो ना नंबर नहीं मिलता, कारण क्या यही है, लिखने नहीं आता। याद सब है, समझ में सब आता है, लेकिन लिखने नहीं आता, इसलिए नंबर नहीं मिलता हमको। तो हम बात कर रहे थे कंपनियों की। तो कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन इसकी कितनी होती, दो, दोनों में से कोई एक या दोनों पूरी हो गई तो रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। क्लियर है। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है समझो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल। मतलब ऐसा प्लेस जहां पर क्या हो जाए, की मैनेजमेंट और कॉमर्शियल डिसीजन लिए जा रहे हैं। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब एचयूएफ को समझने के लिए पहले आपको इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा, तब आपको एचयूएफ का समझ में आएगा। ठीक है।
तो इंडिविजुअल में आ जाओ। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस डायरेक्टली अपन नहीं समझ सकते, उसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को समझना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान से देखो, अभी आप लोग रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो किसका, इंडिविजुअल्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इसके पहले जो आप लोगों ने समझा तीन ठो, किसका किसका, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का, फर्म, एओपी, बीओआई का, 5 का हो गया, उसके बाद 6 कंपनी का भी हो गया। अब 2 लोग बच गए, कौन कौन, इंडिविजुअल और एचयूएफ। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो हलवा था, अब इंडिविजुअल वाला आपको देखने को मिलेगा, उसमें मजा आएगा पढ़ने में। देखो ध्यान से, इंडिविजुअल्स की रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, बेसिकली 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3। एक होती है रेसिडेंट, दूसरी होती है नॉन रेसिडेंट और तीसरी होती है डीम्ड रेसिडेंट। ये प्रोविजन पहले नहीं हुआ करता था, अभी अभी कुछ सालों पहले आया है ना। एक होती है रेसिडेंट, दूसरी होती है नॉन रेसिडेंट और तीसरी होती है डीम्ड रेसिडेंट। तो अभी कुछ देर के लिए आप लोग डीम्ड रेसिडेंट वाले को साइड में रखो, इसको मत देखो। अभी आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट पर होना चाहिए। देखो, इंडिविजुअल्स की रेसिडेंशियल स्टेटस या तो क्या हो सकती है, रेसिडेंट, या तो क्या हो सकती है, नॉन रेसिडेंट। अभी डीम्ड रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। रेसिडेंट हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, नॉन रेसिडेंट। यहां पर रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये देखने के लिए हम बेसिक कंडीशन देखते हैं। क्या देखते हैं, बेसिक कंडीशन। ये इंडिविजुअल्स की बेसिक कंडीशन है। अब बेसिक कंडीशन कैसे फुलफिल करेगा देखना, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब दोनों फुलफिल हो रही है, या फिर पहली हो रही है दूसरी नहीं हो रही है, या फिर पहली नहीं हो रही है दूसरी हो रही है। मतलब मैं बोल सकता हूं दोनों फुलफिल हो रही है या फिर कोई एक फुलफिल हो रही है। अगर ऐसा है तो क्या बन जाएगा वो, इंडिविजुअल, रेसिडेंट। और एक भी फुलफिल नहीं हो पा रही है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो बेसिक कंडीशन क्या बोलती है समझो, इफ एन इंडिविजुअल resides in India for at least 182 days during the previous year। अगर वो इंडिविजुअल इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान कम से कम कितना दिन रहा होगा, 182 दिन रहा होगा, तो वो इंडिविजुअल माना जाएगा कि पहली कंडीशन पूरी कर दिया। क्लियर है। इफ एन इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60, अभी ये दोनों को मत देखो, अभी सिर्फ 60 पढ़ना है ना। If an individual resides in India for 60 days during the previous year and for at least 365 days during past 4 years immediately preceding previous year। ये एकदम वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको। पहला क्या बोलता है, इफ एन इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा, इफ एन इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉर एटलीस्ट 365 days during past 4 years during immediately preceding previous year। अगर ऐसा होता है तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल मानी जाएगी। ये दोनों का मतलब क्या है समझो। हाँ, अभी ये दोनों को छोड़ो, ये एक्सेप्शन का पार्ट है, मैं अभी आऊंगा उसमें। अभी सिर्फ आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, 60 पर। अब 2 मिनट समझो, पहली वाली जो कंडीशन है ना, वो क्या बोलती है सुनो। हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा साल है, 24-25। 1 अप्रैल 24 से चालू होगा और खत्म कब होगा, 25। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ईयर 25-26 पढ़ रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान कम से कम कितना दिन रहा होगा, 182 डेज। तो 182 डेज की काउंटिंग आप कैसे करोगे, ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस 182 डेज हो, ये टुकड़ों टुकड़ों में भी अगर रहा है, टोटल पूरे साल भर में 182 डेज अगर काउंटिंग उससे 182 डेज आ रही है, उससे ज्यादा आ रही है, तो पहली कंडीशन फुलफिल मारेंगे। आ गई मेरी बात, ये पहली कंडीशन बोल रही है ना। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है समझना, हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25। प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, प्रीवियस ईयर के पहले के कितने साल, 4 साल।
मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, अगर 1 2 3 4, मतलब ये क्या आ जाएगा 23 22 21 और 20। इन साल को मैं बोलूंगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 4 ईयर जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और ये जो साल है क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो जो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन बोलती है कि इस साल में कम से कम 60 दिन होना चाहिए, और इन सालों में कम से कम 365 डेज होना चाहिए मिलाकर। भाई बात समझ में। और ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगी तब। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन आ रहा है और उसके पहले के 4 साल में 365 दिन नहीं आ रहा है, ऐसा फुलफिल नहीं मानेंगे। या क्योंकि यहां पर कंडीशन में एक वर्ड लिखा है, पढ़ो क्या, एंड। और इसको डिफाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और इन 4 सालों को बोलेंगे प्रीवियस 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर है मेरी बात। अब दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है या फिर कोई एक पूरी हो जाती है दोनों में से, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। और एक भी पूरी नहीं होती तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप 60 बता दिए हो, तो यहाँ पे 182 और 120 क्या है, इसके एक्सेप्शन है। इसके क्या है, एक्सेप्शन है, समझो। ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन when we have to consider 182 days or 120 days instead of 60 days in basic condition number 2। कब हमको बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 60 दिन के बदले 182 या 120 दिन कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। एकदम क्रक्स है, क्रक्स समझते हो ना, काम की चीज लिखी हुई, फालतू कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है। तो चलो 182 डेज कब कब कंसीडर करना है और 120 डेज कब कब कंसीडर करना है। देखो 182 डेज, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया, इंडियन सिटीजन जो है लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एक मिनट ना, एक चीज है, ये वाले पॉइंट को है ना यहां मत पढ़ना, इसको मेरे से ना वो गलत प्लेसिंग हो गई है, इसको है ना इसको मैं ना नंबरिंग चेंज कर रहा हूं, इसको पॉइंट नंबर 2 करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सही है, ये सही है, मैं आप लोगों को नोट दूंगा, उसको नीचे कर दूंगा मैं, है ना। इसकी प्लेसिंग मेरे से गलत हो गई है। तो आप जब ऊपर की लाइन के टर्म्स में पढ़ोगे तो इसको और इसको पढ़ना, इसको पॉइंट नंबर 2 करके पढ़ेंगे। और दोनों हम अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं, 182 डेज के लिए पढ़ रहे हैं। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लिविंग मतलब LIVING वाला नहीं है, LEAVING, मतलब छोड़कर जा रहा है। कब जा रहा है, प्रीवियस ईयर में। और वो कौन है, इंडियन सिटीजन है। और इंडियन सिटीजन किस लिए जा रहा है, फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसकी नौकरी लग गई। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर्पस मतलब सिर्फ नौकरी लगने वाला एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी किसके अंडर आएगा, एम्प्लॉयमेंट पर्पस में आएगा। और दूसरा, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर, ये वाले पॉइंट को इसमें मिला के मत पढ़ना। दो मैंने चीजें लिखी, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के प्रीवियस ईयर से बाहर, प्रीवियस ईयर में जा रहा है इंडिया छोड़ के बाहर। दूसरा, क्रू मेंबर अगर है और वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्रू मेंबर समझते हो क्या होता है, जो पानी के जहाज में लोग काम करते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर। सी फारर भी बोलते हैं उनको, सी फारर। तो ऐसे लोग अगर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसे लोगों के केस में हम कितना दिन देखेंगे, सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में 60 दिन नहीं देखेंगे, 182 डेज देंगे। मतलब उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए ये वाली जो बेसिक कंडीशन है ना, उसमें 60 दिन नहीं पढ़ोगे, कितना दिन पढ़ोगे, अब वापस पढ़ो। इफ एन इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग पास्ट 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर है।
किसके लिए? 2 लोगों के लिए। एक किसके लिए? जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ के जा रहे हैं बाहर, दूसरा क्रू मेंबर है तो। और तीसरा किसके लिए देखेंगे? तो तीसरा जो है ये वाला है, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। मतलब ऐसे लोग जो इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो इंडिया छोड़ के बाहर रहते हैं। बीइंग आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया छोड़ के बाहर रहना चालू कर दिए, और कभी कभी इंडिया किस लिए आते हैं? विजिट करने के लिए आते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? तो ऐसे लोगों के लिए भी हम कितना दिन देखेंगे? 182 डेज देखेंगे। 3 लोगों के 3 कंडीशन में हमको 182 डेज देखना है। पहला, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर। ठीक है, इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर रहता है, लेकिन इंडिया आया है विजिट पर्पस के लिए। कब आया है? प्रीवियस ईयर में आया है, यहाँ छोड़ के नहीं जा रहे, यहाँ आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए वो जो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन है, वहां 60 के बदले कितना दिन देखेंगे? 182 दिन देखेंगे हम। क्लियर है? अब ये जो नीचे इतना सारा दिख रहा है ना, ये सिर्फ क्रू मेंबर वाली बात है भाई। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसका हिसाब किताब तो वीजा सब देख के आप निकाल लोगे। कोई इंडिया अगर आ रहा है बाहर का आदमी, तो उसका भी हिसाब किताब कितने दिन इंडिया में रहा, कितना नहीं रहा, वो वीजा देख के निकाल लोगे। लेकिन जो क्रू मेंबर होते हैं, सी फारर्स लोग होते हैं, उनका दिनों का हिसाब कैसे लगाओ? कितने दिन इंडिया में था, कितने दिन कहां था? तो इसके लिए यहां पे लिखा है, इन केस ऑफ क्रू मेंबर, इन केस ऑफ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, शिप मतलब पानी के जहाज की, हवाई जहाज की बात नहीं हो रही है। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग पीरियड। क्रू मेंबर जो शिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए पीरियड ऑफ स्टे जब निकालेंगे ना इंडिया में, तो उसमें नीचे दिया गया समय जो है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन सा पीरियड की बात हो रही समझना। जो सी फारर्स लोग होते हैं ना, सी फारर्स, उन लोग है ना एक सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं। जैसे गाड़ी का लाइसेंस निकलवाते हैं ना अपन, तो जिन लोग क्रू मेंबर होते हैं ना, जो पानी के जहाज में काम करते हैं, उन लोगों को एक सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीडीसी, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। समझना ध्यान से, सीडीसी निकलवाना पड़ता है। सीडीसी जो है ना एक वन टाइम सर्टिफिकेट होता है, ये हर सी फारर को लेना पड़ता है। ये देता कौन है? मरीन अथॉरिटी देती है, मरीन अथॉरिटी। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये करता क्या है? ये जो सर्टिफिकेट है ये एक तो सी फारर्स लोगों की आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है, ये उनकी आइडेंटिटी होती है। बोल सकते हैं लाइसेंस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपकी आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है कि नहीं, वैसे सी फारर्स लोगों के लिए कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आइडेंटिटी का काम करता है। तो दूसरा वो एक लॉग मेंटेन करता है। लॉग समझते हो कि कब आया कब गया, उसका हिसाब किताब उस सर्टिफिकेट में उसमें रखा। जैसे गैस सिलेंडर की डायरी होती है, गैस सिलेंडर की डायरी भी आइडेंटिटी कार्ड का काम करती है। फोटो, नाम, पता सब लिखा रहता है, और उसके पीछे क्या रहता है? कब सिलेंडर इसने इशू कराया, मतलब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब क्या है? लॉग है। तो वैसे सीडीसी एक सर्टिफिकेट होता है, ये कौन इशू करता है? मरीन अथॉरिटी इशू करती है। अब सीडीसी सर्टिफिकेट में जब जब क्रू मेंबर जाएगा और आएगा तो अपने उसमें रिकॉर्ड अपडेट करेगा। तो जिस दिन वो जाने का काम करता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, मतलब जिस दिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना उसको बोलेंगे कमेंसमेंट की डेट। और लिखा रहेगा साइनिंग ऑफ, मतलब जिस दिन वो खत्म करेगा तो उसको बोलेंगे क्या? एंडिंग डेट। तो ये जो कमेंसमेंट और एंड की डेट है, सीडीसी के ज्वाइनिंग डेट से लेकर सीडीसी के साइनिंग ऑफ तक की डेट को हम ऊपर जो क्रू मेंबर का स्टे इन इंडिया निकालेंगे ना पीरियड, उसमें इंक्लूड नहीं करना। उसके अलावा जो टाइम पीरियड होगा उसको हमको इंक्लूड करना। क्लियर है मेरी बात? अब पढ़ो क्या लिखा है। In case of crew member of a ship, period of stay in India shall not include the following period: commencement from the date entered in continuous discharge certificate CDC in respect of a joining of the ship for eligible voyage। और एंड कब मानेंगे?
to the date entered into CDC in respect of signing of the ship for eligible voyage. अब CDC क्या होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। अपन क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अभी, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। इसके ऊपर क्वेश्चन है ना आपके बुक में, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया निकाल रहे हैं, तो इसमें ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको इंक्लूड नहीं करना है। अब सीडीसी के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब अपन बात करते हैं एलिजिबल वोएज करके, यहाँ पर एक ठोक नाम आया था, वो क्या होता है। एलिजिबल वोएज का मतलब क्या होता है, मैंने उसको थ्योरेटिकली ना लिख के डायग्राम से बता दिया। ये क्या है, इंडियन पोर्ट, मतलब अपन इंडिया में तो इंडियन पोर्ट को अपन सोर्स से डेस्टिनेशन मान रहे हैं, और फॉरेन पोर्ट मतलब उसको सोर्स से डेस्टिनेशन मान रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है, शिप है। इसमें लोग हैं, लोगों को क्या बोलते हैं, पैसेंजर, और जो सामान है उसको क्या बोलेंगे, गुड्स। अब शिप जब जाएगा ना, तो ये जो शिप है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सी जर्नी कर रहे हैं या ट्रिप कर रहे हैं। क्या है, सीडीसी ओके। गाड़ी चलाते हो तो सब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ना, सब चीज ओके रहेगा, चलान कटेगा क्या, नहीं। इसको भी सीडीसी ओके करना पड़ता है, इंश्योरेंस ओके करना पड़ेगा, और क्या है, टैक्स अथॉरिटी के साथ क्लियरेंस ओके करना पड़ता है। अगर ये तीनों चीज ओके है तो उस वोएज को, उस यात्रा को, वोएज मतलब क्या होता है, यात्रा, उस वोएज को हम क्या बोलेंगे, एलिजिबल वोएज। समझ में आ गई बात। तो इस एलिजिबल वोएज को समझने के लिए मैंने यहां पर क्या बना दिया, डायग्राम बना। तो इस बीच की जो टाइम पीरियड है उसको हम स्टे इन इंडिया में कंसीडर नहीं करेंगे, केवल किसके केस में, क्रू मेंबर्स के केस में। यहां समझ में आ गई बात। अब हम यहां पर बात 182 डेज की कर रहे थे, तो 182 डेज में हमने 3 पॉइंट देखे, कौन कौन से। एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, कब, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, और एज अ क्रू मेंबर। क्रू मेंबर वाला कौन सा दिन स्टे इन इंडिया नहीं मानना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट टू डेट ऑफ एंड, है ना। उसके बाद एक था, मैंने बताया था, इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है जो इंडिया में नहीं रहता, बीइंग आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज, इंडियन ओरिजिन का पर्सन किसको मानना है, ऐसा इंसान, उसको अपने को इंडियन ओरिजिन का कब मानना है। पढ़ो क्या लिखा है, इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया पाकिस्तान एक था, तो बांग्लादेश भी उसका ही पार्ट था। तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अगर उनके वो खुद या उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए होंगे, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहलाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट, कब हमको 120 दिन देखना है, ये तो 182 दिन का हुआ, अब 120 दिन कब देखना है। देखो, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इससे मैच करेगा ना, सेकंड वाले से मैच करेगा, लेकिन थोड़ा अलग है। ये जो है इसके जैसे मिलता जुलता दिखेगा आपको, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें। इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग आउटसाइड इंडिया comes to India on a visit during previous year, however such person having total income other than income from foreign sources exceeding rupees 15 lakh during the previous year। वहां पर सिर्फ हमारी बात यहां पर खत्म हो गई। अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन का पर्सन है और इंडिया आ रहा है विजिट पर्पस के लिए, तो उस केस में कितना देखेंगे, 182। और अगर उसकी इनकम जो है इंडिया में अदर देन फॉरेन सोर्सेज लिखा है, वो कितनी हो जाएगी, 15 लाख से ज्यादा, तो उस केस में हम 120 दिन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या बोल रहा है, फिर से समझो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि इंडिया के बाहर रहता है, वो इंडिया आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कब आ रहा है, प्रीवियस ईयर में, और उसकी जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन इनकम बोल सकते हैं। इंडियन इनकम जो है वो कितनी है, 15 लाख से ज्यादा है, कब, प्रीवियस ईयर में। पहले की इनकम नहीं, प्रीवियस ईयर की इनकम माने। तो उस केस में यहां पर हम कितना दिन देखेंगे, 120। अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है इनकम लेकिन है, तो वहां पर कितना दिन देखेंगे, 182 डेज देखेंगे। आई बात समझ में। अब यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस क्या होती है। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस है ना, ये आप, और जब मैं पार्ट बी पढ़ाऊंगा ना तब आपको और समझ में आएगा
क्या लिखा पढ़ लो फिर भी, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, income which accrue or arise outside India, except income derived from business control in India or profession set up in India, and income which is not deemed to accrue or arise in India. ये जो है ना पार्ट बी में आप लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ो। मतलब मैं एक बोल सकता हूं इनकम एक्रूड, एक्रूड वर्ड समझते हो क्या होता है एक्रूड? मतलब वो इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है, वो पैदा हो रही है इनकम यहां से। तो ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर जनरेट हुई है, बाहर एक्रू और अराइज हुई है ना, ऐसी इनकम को हम क्या मानेंगे? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो ये वाली कंडीशन के लिए हमको देखना है इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। मतलब इसको भाई लॉ में यही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन समझोगे तो अगर मैं अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस को मैं इंडियन इनकम बोल सकता हूं, इनकम फ्रॉम इंडिया भी बोल सकता हूं। चलो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है मैंने बता दिया। अब यहां तक आपको समझ में आ गई बात? अभी तो मैं डीम्ड रेसिडेंट में नहीं आया हूं, अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की। रेसिडेंट कब बनता है बंदा? दोनों में से दोनों या कोई एक पूरी हो जाएगी तो क्या बनेगा? रेसिडेंट, और एक भी पूरी नहीं होगी तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। पहली कंडीशन क्या बोलती है? उसको इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान कम से कम 60, 182 या 120 दिन रहना पड़ेगा। अब समझ में आ गया तीनों क्यों है? 60 कब देखना है? नॉर्मल केस में देखना है। 182 और 120 दिन कब देखना है? एक्सेप्शंस में देखना है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग पास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और मैंने इस चीज का यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप उससे भी रिफर कर सकते हो। क्लियर है? अब अगर कोई नॉन रेसिडेंट बन गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका काम यही खत्म। नॉन रेसिडेंट है मतलब बात वही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई रेसिडेंट है, रेसिडेंट, तो फर्दर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है तो किस टाइप का रेसिडेंट है। वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ओआर है कि वो एनओआर है। इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? उसकी एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन के लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है। एडिशनल कंडीशन अगर दोनों फुलफिल होगी, एडिशनल कंडीशन अगर दोनों फुलफिल होगी तो वो क्या बनेगा? ओआर। और अगर कोई एक पूरी नहीं हो रही है या दोनों पूरी नहीं हो रही है तो क्या बन जाएगा? एनओआर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एनओआर। एडिशनल कंडीशन क्या बोलती पढ़ो। इफ सच इंडिविजुअल रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days, if such individual resides in India for at least 730 days during past 7 years immediately preceding previous years। प्रीवियस ईयर को नहीं गिन रहे यहाँ पे, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में कम से कम कितना दिन रहना चाहिए उसको इंडिया में? 730 दिन रहना चाहिए, तब पहली एडिशनल कंडीशन पूरी होगी ऐसा मानेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या बोलता है पढ़ो। इफ सच इंडिविजुअल वॉज रेसिडेंट, वॉज if such individual was resident for any 2 years during past 10 years immediately preceding previous year। वो जो इंडिविजुअल था ना, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में 2 साल तक क्या था? रेसिडेंट। मतलब ये वाली कंडीशन से आप क्या समझते हो? ये वाली कंडीशन घुमा फिरा के वापस से आपको कहां लेके आ गई? भाई कोई रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है कैसे पता चलेगा? बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, कोई एक या दोनों। तो अपन यहां पर जो कंडीशन बोल रहा है कि वो इंडिविजुअल जो है 10 सालों में, पिछले 10 सालों में किन्हीं 2 साल में क्या रहा होगा? रेसिडेंट। मतलब उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में किसी 2 साल में उसको रेसिडेंट चेक करना है कि था कि नहीं था। अगर है तो सेकेंड कंडीशन भी पूरी मानेंगे एडिशनल वाली, और ऐसा हो गया तो क्या बन जाएगा? ओआर, और ऐसा नहीं होता है तो क्या बन जाएगा? एनओआर। अच्छा, समझ में आ गई यहां तक बात? अब अगर कोई बंदा 120 दिन वाले एक्सेप्शन के कारण क्या बन रहा है? रेसिडेंट बन रहा है।
अगर कोई बंदा 120 दिन वाले एक्सेप्शन के कारण क्या बन रहा है, रेसिडेंट बन रहा है, तो वो ओआर नहीं बन सकता, वो सीधा क्या बनेगा, एनओआर बनेगा। इसलिए मैंने एरो डायरेक्ट वहां लेके आ गया, वो ओआर बन ही नहीं सकता, वो क्या बनेगा, एनओआर बनेगा, 120 दिन वाले एक्सेप्शन के कारण अगर बन रहा है तो। क्लियर है? अच्छा, अब बात करेंगे हम डीम्ड रेसिडेंट। अच्छा, वो 120 दिन वाला क्या कॉन्सेप्ट था? अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, वो इंडिया आ रहा है विजिट पर्पस के लिए, और उसकी इनकम अदर देन अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, मतलब इनकम फ्रॉम इंडिया इज मोर देन कितना है, 15 लाख है। मतलब वहां पर अपन जो देखे थे ना 120 दिन वाली बात, वो इंडिया आ रहा है तब अपन 120 दिन देख रहे हैं। लेकिन कोई अगर इंडियन सिटीजन है जिसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है, वो इंडिया आए चाहे मत आए उससे कोई मतलब नहीं। मेरी बात समझना, वो इंडिया आए चाहे मत आए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो इंडियन सिटीजन है, उसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उस इनकम पर किसी और देश में उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जा रहा है, तो इस केस में वो क्या बन जाएगा, डीम्ड रेसिडेंट, मान लिया जाएगा कि वो रेसिडेंट है। उस वाले केस में उसको आना पड़ता है इंडिया, 120 दिन वाला कंडीशन फुलफिल। यहां पर 120 दिन वाली बात ही नहीं हो रही है, यहां पर वो रह रहा है बाहर में ही, लेकिन उसकी इंडियन इनकम जो है 15 लाख से ज्यादा है, और वो बंदा कैसा है, इंडियन सिटीजन। उस केस में और उसके ऊपर कोई दूसरे कंट्री में टैक्स नहीं लिया जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब दूसरे किसी देश में उससे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश में उसके ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, तो फिर इंडिया वाली गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं ले सकती, उसको डीम्ड रेसिडेंट नहीं मान सकती। मतलब ठीक है, मेरी बात समझ में आई? This provision will not apply in case of individual who is covered under section 6(1). 6(1) क्या बोलता है, ये वाला, अगर किसी ने बेसिक कंडीशन पूरी फुलफिल कर दी, ये तो ऐसे लोग हैं जो ना इंडिया आ ही नहीं रहे ना, बाहर ही बाहर रह रहे, उनके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो उनके ऊपर ये वाला अप्लाई नहीं होगा, डीम्ड रेसिडेंट वाला केस, है ना। अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है, तो वो सीधा कौन सी स्टेटस पाएगा, एनओआर पाएगा, एनओआर, ओआर बन ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं वो वाला जो है 15 लाख वाला, यहाँ पे भी 15 लाख की लिमिट है, यहाँ पे भी 15 लाख की लिमिट है, दोनों ही केस में क्या बनेगा, ओआर बनेगा, एनओआर। तो ये हो गया भाई इंडिविजुअल का। अच्छा, अब इंडिया मतलब क्या, जगह जगह इंडिया वर्ड यूज हुआ है, तो इंडिया से आप क्या समझते हो? इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, it is territorial water 12 nautical miles into the sea from Indian coastline, seabed and subsoil underlying such water, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone। मतलब इंडिया में सिर्फ इंडिया की जमीनी क्षेत्र नहीं है, जो उसकी समुद्री तल है वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल है ना, 12 नॉटिकल माइल तक है, और जो इंडिया का कुछ वेसल पड़ा रहता है ना, ऑयल रिग्स, और क्या क्या लिखा है उसमें, लिखा है ना, पढ़ो क्या क्या लिखा है, सी बेड, सब सॉइल, वो सब कवर्ड है उसके अंदर। कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मैरीटाइम जोन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये सब इंडिया के पार्ट में आते हैं। समझ में आ गई बात? तो इंडिया का मतलब क्या है? तो ये हो गया भाई इसका इंडिविजुअल का देखो कितना बड़ा रूल है, इतना सारा रूल है इंडिविजुअल्स का, और ये पूरा लॉजिकल फॉर्म में मैंने इसको अरेंज करके रखा है। इसको अगर समझ लेते हो तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी, और लिखना कैसे वो भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। अब 2 मिनट अपन बात कर लेते हैं एचयूएफ की। इंडिविजुअल समझ गए ना, एचयूएफ समझना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से अपन धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे इसके ऊपर के, है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ। पहले समझो एचयूएफ का, समझ क्या होता है एचयूएफ। एचयूएफ जो होता है वहां पे फैमिली मेंबर्स होते हैं,
एक परिवार होता है ना, उस परिवार का जो मेन आदमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो ये HUF का एक स्ट्रक्चर है, मतलब वहां पे फैमिली को ही एक पर्सन मान लिया जाता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में फर्म को एक पर्सन मानते हैं, कंपनी में कंपनी को पर्सन मानते हैं, वैसे HUF के केस में हम किसको पर्सन मानते हैं, फैमिली को, फैमिली को। और फैमिली में लोग जो काम कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। और जो मुखिया होता है उसको क्या बोलेंगे, कर्ता, जो मेन डिसीजन मेकर है। अब HUF जो होता है, HUF वो रेसिडेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा वो HUF रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, उसके अफेयर्स का। अगर होली या पार्टली इंडिया में है उस HUF के अफेयर्स का, कंट्रोल मैनेजमेंट का, तो कंडीशन फुलफिल मानेंगे और ये क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। और नहीं अगर हो रहा है तो नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट बन गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये देखा देखा लग रहा है क्या, ये अपन और कहां पढ़े थे, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में, और कहां देखे थे, फर्म, AOP, BOI में भी यही देखे थे। तो HUF में भी वही देखना है, लेकिन फर्म, AOP, BOI में बात यही खत्म हो गई थी। HUF में थोड़ा एक्सटेंशन है, इसलिए उसको अलग रखा गया है। HUF अगर रेसिडेंट बन जाता है तो आगे ये देखना पड़ेगा कि वो HUF जो है OR है कि क्या है, NOR। वो HUF क्या है, OR है कि NOR है। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, उसकी एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन वापस से जो इंडिविजुअल वाली थी ना, वो वाली यहां पर कर्ता के ऊपर अप्लाई करके देखना है। इफ कर्ता resides in India for at least 730 days during past 7 year immediately preceding previous year, दोनों कंडीशन पूरी करेगा। इफ कर्ता was resident for any 2 years during past 10 years immediately preceding previous years, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या भाई, वो भाई क्या बन जाएगा, OR। और एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही या फिर कोई एक पूरी नहीं हो रही तो क्या बन जाएगा, NOR। हो गया, पार्ट ए रूल वाइज खत्म हो गया। अब हमारी फॉर्मेलिटी बच गई है, काहे कि मेरे को आप लोगों को क्या समझाना है, इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, तो मैं देखो, मैं पार्ट भी अभी चाहे तो स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो पूरा अपने आप में अलग टॉपिक है। तो हम, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है, हम सीधा फिर इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, ये PDF अब भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, इसको नोट कर लेना। कहाँ तक, जितना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया वहां तक, ठीक है। और अगर प्रिंट निकाल सकते हो तो निकाल लो, ठीक है, प्रिंट निकाल सकते हो तो निकाल लो, लेकिन प्रॉपर मेंटेन करके चलना। हर चैप्टर का ऐसा नोट दूंगा मैं इनकम टैक्स में आप लोगों को, सैलरी वैलरी का, हर का, ठीक है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, बनाए हुए हैं, ये आपको दूसरे जगह देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। ये बहुत मेहनत लगता है भाई बनाने में इसको। लिख लेना और कंडीशंस वगैरह याद रख लेना। बाकी फिर क्वेश्चन कैसे बनाना है वो मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। कल ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। हाँ चलो, अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।